जंग के मैदान में अपने शत्रु को बिना हथियार उठाए कैसे परास्त किया जा सकता है, ये काम भारत ने कर दिखाया और पूरी दुनिया इसकी साक्षी रही। भारत द्वारा किए जा रहे इस डिजिटल स्ट्राइक के लिए तो चीन भी तैयार नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बदला ऐसे भी लिया जा सकता है। हो हल्ला करने वाले बड़े बड़े धुरंधर चुप्पी साध लिए। भारत एक ओर चीन के साथ अपने समझौतों पर नियंत्रण रेखा से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और दूसरी ओर चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। इतना कमजोर करने की तैयारी है कि आर्थिक आतंकवाद को चीन अब कभी भी फैला नहीं पाएगा। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे चीनी ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक के बाद भारत सरकार चीन के मोबाइल्स की पकड़ को भारत में कमजोर करने के लिए प्रयासरत है। भारत और चीन के बीच में भी लगभग हर वर्ष $100 बिलियन से अधिक का व्यापार होता है। चीन भारत में सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर पैसा मोबाइल नेटवर्क से कमाता है। भारत में अगर चीनी फोन कंपनियों के मार्केट शेयर को देखा जाए तो 2021 के दूसरे तिमाही में Xiaomi 28%, Vivo 15%, Realme 15%, Oppo 10%, यानी भारतीय फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का कुल शेयर 68% के करीब है और OnePlus जैसे ब्रांड को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 75% से ज्यादा है। OnePlus प्रीमियम रेंज फोन में 34% हिस्सेदारी रखता है। Realme 5 करोड़ फोन बेच चुका है। भारत के लोगों द्वारा वित्त वर्ष 2018 में चीनी फोन को खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। चीन भारत से ही पैसा कमाकर भारतीय सेना के जवानों से लड़ता है। चीन की मजबूरी और मजबूती को जानते हुए भी कभी भी पूर्व सरकारों द्वारा सीधे सीधे हमला नहीं किया गया है। चीन से एक तरफ हमारी सेना निपट रही है तो दूसरी ओर ये भी जरूरी है कि उसके ऊपर आर्थिक प्रहार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोकलाम और पैंगोंग त्सो विवाद के बीच एक तय तरीके से आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई को शुरू किया था। उस समय सरकार के आदेश से 100 से ज्यादा चीनी एप्लीकेशन जिसमें टिकटॉक और PUBG भी शामिल था उसे प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रतिबंध के बाद से चीनी कंपनियों को लगभग $10 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। देश में उस वक्त चीन विरोधी भावनाएं एकदम चरम पर थी, लेकिन इन सब के बावजूद भारत में चीनी फोन की बिक्री में कमी नहीं आ पा रही थी। कारण ये हो सकता है कि चीन के फोन भारत जैसे मध्यम आकार के आय वाले देश में सस्ते दामों पर मिल जाते थे। Xiaomi का फोन जिसमें 4 GB रैम और 64 GB रोम होता है वो लोगों को 10 से 12 हजार में मिल जाता है। कोई भी गैर चीनी कंपनी जैसे सैमसंग जो मोबाइल को 15 से 17 हजार रुपए में उपलब्ध कराती थी, तब जनता अपना हित देखते हुए और मजबूरी में चीन का फोन लेने के लिए विवश हुआ करती थी। सरकार ने इस मोर्चे पर भी क्रमबद्ध तरीके से लगाम लगाना शुरू कर दिया था। सरकार द्वारा 2020 में फोन को GST स्लैब 12 से 18% में रखा गया। इसके नतीजतन चीनी कंपनियों के फोन की कीमत में 1000 से 2000 तक का अंतर आ गया। Oppo A11K की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। Xiaomi Note 9 Pro की कीमत में 2000 की बढ़ोतरी हो गई। Realme के टीवी वगैरह में 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। भारत में फिर चुपचाप फोन के पार्ट्स की कीमत बढ़ाई गई। इस पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये तरीका इतना कारगर साबित हुआ कि अभी हाल ही में Realme 8 को 14,499 रुपए पर लॉन्च किया गया, लेकिन इस मोबाइल की कीमत 500 टुकड़ों में बढ़ाकर 15,999 रुपए करना पड़ा। कंपनी के अधिकारियों द्वारा ये बात कही गई कि देश में और विश्व भर में फोन के सामग्री की कीमत बढ़ गई है और उनकी किल्लत चल रही है। Xiaomi ने कहा कि वह चिपसेट, बैटरी, मेमोरी चिप्स आदि जैसे घटकों की कीमतों में वृद्धि और लागत में वृद्धि के कारण कंपनी ने अपने उपकरणों के अंतिम बिक्री मूल्य में भी वृद्धि की है। इन सब के बीच नोएडा में
फैक्ट्री लगा चुकी सैमसंग ने अपने फोन की कीमत को बढ़ाया नहीं बल्कि कम किया है। चीनी मोबाइल निर्माता महंगे पार्ट्स की वजह से 5G टेक्नोलॉजी के फोन कम पैसे में नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में सैमसंग की रणनीति को समझना जरूरी है। सैमसंग भारत में M नामक सीरीज बनाती है। ये नोएडा के प्लांट में बनता है। आज अमेज़न पर रियलमी के फोन 17,000 में मिलेंगे, पर सैमसंग जैसी विश्वसनीय कंपनी वही चीज M31 मॉडल में 15,499 रुपए के दाम पर उपलब्ध करा रही है। जल्द ही 5G फोन आज ही 18,499 रुपए के दाम में मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सैमसंग भी विदेशी कंपनी है, परंतु दक्षिण कोरिया भारत से युद्ध करने नहीं आता है, बल्कि वह तो अयोध्या में माता सीता के नाम पर पार्क बनाने जा रहा है। ऐसे में भारत को अपने हित अब तय करने होंगे। टाटा ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मार्केट में कदम रखा है। देश के भीतर फोन बनाने वाले कंपनियों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। 10,000 रुपए के नीचे का मार्केट अभी भी सैमसंग टारगेट नहीं कर रही है, लेकिन 10 सितंबर से वह भी तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 सितंबर को ऐसा क्या है। दरअसल 10 सितंबर को जियो के 4G और 5G फोन मार्केट में आ जाएंगे। मुकेश अंबानी ने पहले ही जियो नेक्स्ट फोन को दुनिया का सबसे सस्ता 4G फोन बनाने का लक्ष्य रखा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फोन 5,000 से 7,000 रुपए तक में उपलब्ध होगा। इस क्रमबद्ध तरीके से चीनी कंपनियों को अप्रत्यक्ष रूप से देश के बाहर का रास्ता दिखाकर प्रधानमंत्री ने चीन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। भारत का बाजार 140 करोड़ लोगों का है। इसी के दम पर विश्व के मार्केट शेयर में चीनी कंपनियां दम भरती थी, लेकिन जब चीन ने भारत से कमाई कर भारत के जवानों पर हमला किया तो देश ने चीन के हकीकत को समझा। खैर, कहा जाता है कि 2 पैसे की प्याली तो गई, कुत्ते की जात तो मालूम हो गई। चीन के संबंध में भी कुछ ऐसा ही है। लोअर श्रेणी में जियो नेक्स्ट, मध्य में सैमसंग और उच्च श्रेणी में एप्पल और गूगल पिक्सल का बाजार बनाकर चीन के रेवेन्यू को खत्म किया जा सकता है। अब इससे चीन क्या खोएगा? ये इससे समझिए कि भारत में अभी 75 करोड़ लोगों के पास फोन है। 2023 में आंकड़ा 97 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। फिर भी देश की समस्त जनता फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। यहाँ 22 करोड़ फोन का मतलब है 2.220 लाख करोड़ रुपए का व्यापार। अगर कोई कंपनी 10% शुद्ध मुनाफा रखे तो 22,000 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई कर सकती है। परंतु जब कंपनियों के मार्केट शेयर ही कम होंगे तो मार्केट कैपिटल भी कम होगा। कुल मिलाकर कहे तो भारत सरकार चीन के मोबाइल्स को और बढ़ने नहीं दे सकती, बल्कि भारतीय बाजार में उसकी पकड़ को ही कमजोर करने में वह जुटी हुई है।